यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। मैंने दोपहर को एक समाचार ये दिया था कि पाक मीडिया लगातार चला रही है या पाकिस्तान के कुछ चैनलों ने चलाया कि भारतीय सेनाएं अक्साई चीन में 13 किलोमीटर कुछ तोपों के साथ घुस गई हैं। और उस बात को लेकर बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट किया और ये कहा कि कौन सा चैनल चला रहा था, कहाँ से आप न्यूज़ लाए। हमारे यहाँ के कुछ लोगों को बड़ा तकलीफ़ होती भी है कि अगर भारतीय सेनाएं कुछ शौर्य करती हैं तो हमारे देश में कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। लेकिन अभी जो इस समय की समाचार है अभी अभी वो और ख़तरनाक है, क्योंकि पीएलए ने, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की आर्मी है इस समय की, पीएलए ने भी ये बात स्वीकार की है। और पीएलए ने अभी अभी एक स्टेटमेंट दिया है थोड़ी देर पहले, और द हिंदू ने उसकी स्टोरी भी बनाई है अपने वेब पोर्टल पर। और ये कहा है कि मंडे की रात को, यानी कि कल रात को, चूँकि पाक मीडिया तो कल से चला रही है, लेकिन पीएलए ने कहा कि कल रात को, मतलब मंडे की रात को या ट्यूसडे की सुबह को भारतीय आर्मी ने बॉर्डर पर गोलियां चलाईं और हमारी जो पेट्रोलिंग गार्ड थी पेंगोंग लेक पर, पेंगोंग एरिया में, उनको वहां से हटाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा, उनका जो स्पोक्स पर्सन है पीएलए का, वेस्टर्न थिएटर कमांड का, उसने बाकायदा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना ने इलीगली एलएसी को क्रॉस किया है शेनपाओ माउंटेन एरिया में, और उसके एरिया में क्रॉस करने के बाद वो हमारी टेरिटरी में घुस आए हैं। मैं भारत को आगाह करता हूं, या भारत को मैं चेतावनी देता हूं कि अगर भारतीय सेना वापस न गई, यदि भारतीय सेना ने ये न छोड़ा, तो हम युद्ध करेंगे और युद्ध के परिणाम बड़े ख़राब होंगे। और उन्होंने बहुत सारी धमकियां दी। उन्होंने कहा ये बहुत बुरी न्यूज़ है और ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एरिया हमारा एरिया है और उस एरिया में एलएसी पर जो जो हमारी वार्ता चल रही थी, या ऑफिशियल लेवल पर बात चल रही थी, कमांडर लेवल पर बात चल रही थी, विदेश मंत्रालय के लेवल पर बात चल रही थी, रक्षा मंत्रालय के लेवल पर बात चल रही थी, वो सारी चीज़ों को दता बताते हुए भारतीय आर्मी अपने इस क्षेत्र में घुस गई है। इसलिए अब उस पर कोई प्रश्न नहीं रह जाता कि वाकई में भारतीय सेनाएं उस तरफ गई हैं कि नहीं गई हैं। और उस तरफ गई से मतलब, मैंने तब भी कहा था कि भारतीय सेनाएं कहीं पर भी नहीं गई हैं। हम जिस क्षेत्र में भी हैं, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र जो उन्होंने 62 में कब्जा किया था, बाद में पाकिस्तान ने उसमें कुछ क्षेत्र दे दिया था, यानी कि 37 + 5,000 अप्रॉक्स, ये क्षेत्र में हमारा कब्जा होना चाहिए था। और 62 से पहले तक वहाँ पर हम पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसलिए अगर बाई चांस भारतीय सेनाएं वहाँ उस क्षेत्र में चली गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो क्षेत्र हमारा क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में अगर हमारी सेनाएं जाती हैं तो चीन को ये कहने का अधिकार नहीं है किसी भी हालत में कि हम उनके क्षेत्र में घुस गए। उन्होंने कहा कि हम अपनी सॉवरेंटी को मेंटेन करेंगे। हमारी सॉवरेंटी में इन्फ्रिंजमेंट है। चीन को ये पता होना चाहिए कि उनकी सॉवरेंटी जिन क्षेत्रों में है, वो आज के उनके जो 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 97 स्क्वायर लाख किलोमीटर में से लगभग वो 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ही रहते हैं। बाकी का क्षेत्र उन्होंने कब्जा करके रखा है। जिस बॉर्डर पर इस समय चर्चा चल रही है, जिस एलएसी पर चर्चा चल रही है, वो हमारा चीन से बॉर्डर नहीं लगता। वो बॉर्डर या तो हमारा तिब्बत से लगता है, या फिर जिनशांग या शिनजांग प्रांत से लगता है। शिनजांग भी चीन का हिस्सा नहीं था और तिब्बत तो था ही नहीं। तिब्बत के तो हम प्रोटेक्टरेट, तिब्बत तो हमारा प्रोटेक्टरेट स्टेट था कि जब 62 में, जब 49 में या 50 में, 51 में चीन ने उस पर कब्जा किया, तो हमें चाहिए था कि हम, जैसे भूटान पर हमारी फोर्सेस खड़ी हो गई और हमने चीन को भूटान पर कब्जा नहीं करने दिया है, भूटान की तरफ नहीं आने दिया, वैसे ही हमको 1949-50 में भी यही करना था, क्योंकि वो हमारा प्रोटेक्टरेट स्टेट था। मुझे लगता है कि अगर आज़ादी ना होकर अगर अंग्रेज़ बैठा होता उस समय, तो अंग्रेज़ उन ट्रीटियों का सम्मान करता और शायद वो जिस समय कम्युनिस्ट उस क्षेत्र में घुस रहे थे, उस समय
भारतीय सेनाएं अंग्रेजों के नेतृत्व में वहाँ पर खड़ी होती, लेकिन हमारे पास अंग्रेजों से ही भी गई हुई थी उस समय की सरकार थी जिसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में कह रहे थे, महावीर त्यागी ने पार्लियामेंट में कहा, एनसी चटर्जी ने कहा पार्लियामेंट में, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि चीन वहाँ पर घुसा चला आ रहा है और चीन वो क्षेत्र को कब्जा कर रहा है, हमारे क्षेत्र पर भी कब्जा कर रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी उस समय जिस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे थे वो मुझे लगता है कि वो या तो नासमझी का परिचय दे रहे थे या फिर वही बात है जो अभी पीएलए के साथ, सीपीसी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ, राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे ट्रांसफर किए गए और किसी न किसी प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये छूट दी गई कि वो हमारे क्षेत्र पर कब्जा करें और हमको केवल पैसे दीजिए, यानी कि आप खरीद लीजिए इनडायरेक्टली, हम वहाँ से अपनी फौजें हटा लेंगे। और ये सूचनाएं भी हैं, जब हमारे लोगों ने, जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के लोगों ने उस समय, जब हम 370 पर काम कर रहे थे, उस समय वहाँ जब विज़िट किया मैंने आशुतोष जी के नेतृत्व में, तो वहाँ लोग, वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, उनका कहना था कि हम लोग आईटीबीपी को या फिर हम लोग बीएसएफ को सूचना देते थे कि देखिए चाइना ट्रूप्स आगे बढ़ चुके हैं, तो बीएसएफ आईटीबीपी होम मिनिस्ट्री को सूचना देती थी, होम मिनिस्ट्री उनसे कहती थी जब वो अगर 5 किलोमीटर इधर आ गए हैं तो तुम और 5 किलोमीटर पीछे चले जाओ। तो गांव के लोग, जो लद्दाख में रहने वाले जांबाज देशभक्त लोग हैं, वो सूचनाएं देते थे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को, और वो बताते थे कि चीन आगे बढ़ता चला आ रहा है और कौन कौन से क्षेत्र उन्होंने कब्जा कर लिए हैं। लेकिन हमारी सेनाओं को पीछे बुला लिया जाता था और नतीजा निकला कि वो ज़मीन धीरे धीरे करके वो कब्जा करते चले गए। ऐसे उन्होंने कब्जा किया, 62 में कब्जा किया, 62 के बाद इसी प्रकार से वो कब्जा करते गए। 5 किलोमीटर आगे आए, हमने कभी कह दिया तो 2 किलोमीटर पीछे चले गए, और फिर वो 5 किलोमीटर आगे आए, फिर 2 किलोमीटर पीछे चले गए। इस प्रकार वो ज़मीन उनके कब्जे में जाती गई। वो ज़मीन जो उनके कब्जे में इस प्रकार से जाती गई, अब सवाल ये आता है कि हमारी सेनाएं वाकई में एलएसी पार कर गई हैं या नहीं। तो एलएसी की नई परिभाषा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर लगातार कह चुके हैं कि एलएसी की कोई नई परिभाषा हम गढ़ने नहीं देंगे। एलएसी की परिभाषा वही रहने वाली है जो 1962 में एलएसी तय हुआ था। तो एटलीस्ट जो 62 में तय हुई एलएसी, वहाँ पर तो हमको जाना ही जाना है, भले ही वो उनके कब्जे में क्यों ना हो। दूसरी बात ये आती है कि 1960 में चीन ने हमको एक नक्शा दिया था, और उस नक्शे में हमारे डायलॉग शुरू हुए थे, जिस डायलॉग में उन्होंने कहा था कि ये टेरिटरी जो है वो तिब्बत की टेरिटरी का हिस्सा है जो आपके कब्जे में है, आपको वो छोड़ देना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। भारत सरकार ने उस समय नहीं माना था, धीरे धीरे विवाद बढ़ता चला गया और हमारा उनसे युद्ध हो गया। मैं आपको बता दूं कि 60 का जो नक्शा है, वो नक्शा अमेरिका ने भी अभी कुछ दिन पहले पब्लिश किया है, और हमारे जो मित्र देश हैं उन्होंने सभी ने कहा कि 60 में जो चीन ने नक्शा पेश किया था उससे बहुत आगे वो बैठा हुआ है और उसने बहुत बड़ी टेरिटरी कब्जा करके रखी। मैं इस सरकार को साधुवाद करता हूं कि उन्होंने आईटीबीपी को आईटीबीपी को और बीएसएफ और जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर लगी हुई थी उनको खुली छूट दे रखी है। मैं आपको बता दूं, अभी इंडियन आर्मी फुल फ्लैश वहाँ पर नहीं लगी हुई है, अभी तो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस ही सब काम कर रही हैं, क्योंकि वो बॉर्डर जो है वो बॉर्डर एक्चुअली इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, और इंटरनेशनल बॉर्डर हुए बगैर हम अपनी आर्मी, फुल आर्मी नहीं लगा सकते। जहाँ पर भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं होता है और टेरिटरी डिस्प्यूटेड होती है, उस जगह पर, जैसे हमारी बाउंड्री डिस्प्यूट चाइना के साथ है या तिब्बत के साथ है, और हमारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट पाकिस्तान के साथ है, तो पाकिस्तान जिस जगह पर हमने अपने झंडे गाड़कर खड़े कर दिए उस स्थान को हम एलओसी कहते हैं, और चीन के साथ जहाँ पर हमने युद्ध विराम किया या जहाँ पर भी हमने एक म्यूचुअल सहमति बनाई वो उसको हम एलएसी कहते हैं, और हमने कहा कि हम वार्ता करके इसको सॉल्व करेंगे। वार्ता हम लगातार 62 से लेकर अभी तक कर रहे हैं, और हर वार्ता में यही हुआ कि वो 5 किलोमीटर आगे गए, फिर 2 किलोमीटर पीछे जाते गए, फिर वो 5 किलोमीटर आगे गए, कभी 3 किलोमीटर पीछे जाते गए, और आते आते वो आज गलवान और उसके जो क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके कब्जे में आ चुका है। लेकिन भारतीय सेनाएं एटलीस्ट हम वो क्षेत्र ज़रूर वापस लेंगे, या उस क्षेत्र में हमको जाने का पूरा अधिकार है जो क्षेत्र हमारा है। इसलिए पीएलए के दावे में, जब पीएलए ने इस प्रकार का दावा किया है, तो मुझे लगता है कि पीएलए का दावा भी ठीक नहीं है। वो क्षेत्र हमारा क्षेत्र है। पीएलए हालांकि हमको धमकियां दे रहा है, और धमकियां कह रहा है कि 62 से लेकर आज तक एक भी फायर नहीं हुआ, 62 से लेकर आज तक कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, 62 से लेकर आज तक हमारी तरफ से कोई किसी प्रकार का सीमा उल्लंघन नहीं हुआ, और भारत
को जब भी हमने बताया तो भारत ने बैकफुट पर जाता गया। हमने भारत को याद दिलाया तो वह भारत बड़ा सभ्य भारत था, बड़ा सुशील भारत था, और ये सभ्य और सुशील भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ। आज का भारत उनके अनुसार एक बदतमीज भारत है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम कर रहा है। बस फर्क इतना है कि देशवासियों के लिए नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपनी 1 इंच भूमि भी छोड़ने वाला नहीं है। और उससे पहले के प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनके लिए स्टेटमेंट दिया जाता था और सेनाएं कह दी जाती थी। मैं आपको डेमचुक गांव का एक प्रकरण बताता हूं। डेमचुक गांव का आधा हिस्सा हमारी नागरिकता रखते हैं, आधे हिस्से में चीन ने कब्जा करके रखा है। उस आधे हिस्से की तरफ जाने के लिए हमारा एक वहाँ नाला है, नाले पर एक ब्रिज बना था। हमने ब्रिज बनाया, सेना ने जैसे अभी BRO बना रही है, ब्रिज बनाया तो चाइनीज ट्रूप्स ने कहा, या चाइनीज कमांडर लेवल टॉक में ये हुआ कि साहब ये ब्रिज आपने गलत बना रखा है, हमको जाना है, वो हमारी टेरिटरी में ब्रिज बनाए, उस तरफ भी हमारी टेरिटरी है, हमको वहां पर पहुंचना है। गांव जो आधा गांव दूसरी जगह पर है जो चीन के कब्जे में है वो थोड़ा दूर है। लेकिन भारत को ये सूचना दी गई तो भारत ने वो ब्रिज गिरा दिया, और गिराने के बाद हम उस जगह पर पेट्रोलिंग करने के लिए जाने के लिए लगभग 25 से 30 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर वहां पर जाते थे, और हमने वो ब्रिज स्वयं में गिरा दिया था। ऐसा भारत था। आज का भारत ऐसा भारत नहीं है। BRO ने काम करना शुरू किया, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, तो BRO के काम में अगर चीन ने रोड़ा अटकाया तो हमने उसकी स्पीड बढ़ा दी है, और BRO ने अपनी रेखाएं बहुत बड़ी कर दी हैं। बड़ी तेज़ी से BRO आगे बढ़ा, और उसने अपनी जो रोड है वो दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचा दी, या काला टॉप तक पहुंचा दी, या जो भी क्षेत्र हमारा है एटलीस्ट उसके जिस क्षेत्र पर हम फुल फ्लैश बैठे हुए थे उस क्षेत्र में हमने अपनी रोडें बनानी शुरू की थी। चीन ने ऑब्जेक्शन लगाया तो हमने स्पीड उसकी बढ़ा दी, रोकने के बजाय। जैसे पहले बंद कर दिया जाता था और बना दिया जाता था तो उसको तोड़ दिया जाता था, वैसे हमने तोड़ने के बजाय उसकी स्पीड बढ़ा दी। अगर हम 2 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे थे तो आज हम 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की स्पीड से रोडें बना रहे हैं लगातार। साधुवाद भारत की सेनाओं के लिए, भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, और उनका सपोर्ट में जाकर मिलिट्री उनका जिस प्रकार से सपोर्ट कर रही है, और भारत ने फ्री हैंड सेनाओं को दे रखा है, उसके लिए भारत सरकार के लिए भी साधुवाद कहना पड़ेगा। और मिलिट्री जिस तरह से काम कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जिस तरह से काम कर रही हैं, उसके लिए भी साधुवाद कहना चाहिए। मुझे लगता है कि हम जिस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, जहां जिस LAC के पर हम पहुंच चुके हैं, अब हमें पीछे आने का कोई मतलब नहीं होता। अगर हम पीछे भी आएंगे तो वो को और ज़्यादा 60 के नक्शे से भी ज़्यादा वो क्लेम कर दें। मैं आपको बता दूं कि 60 का जो नक्शा है, 1960 का जो नक्शा है, उस नक्शे पर भी अभी हमारी ट्रूप्स अंदर घुस चुके हैं 13-15 किलोमीटर, ऐसा पाकिस्तान भी कह रहा है और PLA भी कह रहा है। लेकिन उस स्थिति में भी अभी 1960 की सिचुएशन पर हम नहीं पहुंचे हैं, 62 की सिचुएशन छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि हम इस पर सफल होंगे, और जो लोग भी इस प्रकार के प्रश्न उठा रहे थे कि आपके पास सूचनाएं कहाँ से आई, उनके लिए अब कुछ बचता नहीं, क्योंकि PLA स्वयं कहने लगी है, और उनके PLA के स्पोक्स पर्सन ने बाकायदा एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात की है। थैंक यू। मैं आपको एक चीज़ की सूचना दे दूं कि मीडिया को कंट्रोल कैसे किया जाए। हम सबको मालूम होगा कि मैंने पीछे एक बात आपको बताई थी कि चाबहार बंदरगाह मीडिया ने हिंदुस्तान में उड़ा दिया कि चाबहार बंदरगाह ईरान ने वापस ले लिया है और ब्ला ब्ला ब्ला, जबकि चाबहार बंदरगाह तो 2018 में ही हमारे पास ऑपरेशनल हो चुका था। ना कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटा, ना कोई हमारी ट्रीटी टूटी, हमने उसका ऑपरेशन अपने हाथ में ले लिया था, जो रोड चल रही थी वो भी। तो ऐसी खबरों को डी खबर, यानी कि उसकी सही खबर देने के लिए हम लोगों ने कुछ काम किए थे। पहले जिस समय जब कश्मीर में कर रहा था तो मैंने काम किए थे। मैंने पीछे कहा भी था कि एक वीडियो पूरा का पूरा 15-20 मिनट का एक लेक्चर कि क्या क्या हमारी संभावनाएं हो सकती हैं, जो हम अपने लेवल पर, अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां पर हम बैठे हुए हैं वहां पर जाकर मीडिया मॉनिटरिंग कमेटियों के सामने प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये न्यूज़ है, और वहां से वो मीडिया रिप्रेजेंटेशन होते हुए केंद्र सरकार के पास तक जाए। आप यकीन मानिए कि केंद्र सरकार उस पर एक्शन लेती है, हमको उसका रिस्पांस नहीं मिलता। जो लोग देश के काम करते हैं, जो सूचनाएं देते हैं, उनको रिस्पांस भले ही ना मिले, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ एक्शन होता है, नोटिस इशू होता है, तो मीडिया एक सही रास्ते पर चलती है। उसके लिए हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें ये भी बताएंगे कि एक MMD एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन हमने बनाया हुआ है। उस MMD एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन में आप जब nyayaindia.com NYAYA nyayaindia.com पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो फॉर्म भरेंगे तो हम आपको अपने साथ जोड़ेंगे और उस पर ऑफिशियल डेजिग्नेशन सबको देंगे बाकायदा। और ऑफिशियल डेजिग्नेशन कुछ नया पेज बनाकर, अभी तो केवल डेटा ले रहे हैं, नया पेज बनाकर जब डेजिग्नेशन देंगे उसका कुछ मिनिमम आपकी सिक्योरिटी जमा होगी, तो हम
उसके लिए काम कर रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डेड है, हम आपको ज़रूर उससे जोड़ेंगे, पूरे देश को जोड़ेंगे। सारे देश में मीडिया के ऊपर कैसे काम हो, कुछ ह्यूमन राइट्स के मैटर आते हैं जो एंटी नेशनल लोग करते हैं, मालूम पड़ा कि पिटे भी हम ही और मुकदमा भी मेरे ऊपर ही हुआ, तो उनके क्या क्या तरीके हैं और उनके कौन कौन कैसे मदद कर सकता है, उस पर पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूरे देश में बनाएंगे, इवन वर्ल्ड वाइड बनाएंगे, ताकि विदेशी एम्बेसीज में, विदेशों में रह रहे हमारे लोग खाड़ी में जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और उनको बंधक बना लिया जाता है, उन लोगों को भी उसका एक्सेस जाए और वो उस पर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, ताकि हम भारत सरकार को, और जहाँ जहाँ हम कोशिश कर सकते हैं अपने साथियों के साथ, अपने देश के लोगों के साथ, वहाँ हम पूरा प्रयास करें, भारत के लोगों के साथ इंसाफ हो, भारत में ह्यूमन राइट क्लेम अगर जाए तो वाकई में जो नेशनलिस्ट है उनके लिए जाए, ना कि नक्सलिस्ट के लिए। थैंक यू। आप उस पर ज़रूर जाएं और उस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।